ભારતીય રિઝર્વ બેંક અને ભારત સરકારના નાણાં મંત્રાલય હેઠળ જે કાર્યાન્વિત છે, નાબાર્ડ આજે કૃષિ ક્ષેત્રે તથા વિવિધ ક્ષેત્રે ખૂબ જ સરસ કામ કરી રહ્યું છે તે વિશે આજે આપણે વાત અને ચર્ચા કરીશું. Not spending much time in this, we are going to welcome our guest. I would like to request Uday Bhadoria sir, Assistant Manager NABARD. Please welcome Shri R.M. Damor sir, IAS, Joint Secretary, Government of Gujarat, Agri Farmer Welfare and Cooperation Department. We are welcoming Shri R.M. Damor sir, IAS, Joint Secretary, Agri Farmer Welfare and Cooperation Department. Thank you so much. Would like to request Srimati Geeta Jaggi, District Development Manager, Patan, NABARD. She is going to welcome Shri Pushpas Pandey, sir, General Manager NABARD. He has come from Mumbai. We are welcoming you, sir. Shri Pushpas Pandey ji, General Manager, Chief General Manager, NABARD, Mumbai office. Thank you so very much, sir. Now I would like to request Srimati Geeta Pansare, Assistant General Manager, NABARD. She is going to welcome Shri Arun Raste, sir, Managing Director, NCDX. We are heartily welcoming you, sir. Dr. Arun Raste ji, Managing Director, NCDX. धन्यवाद. श्रीमती गीता जग्गी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, पाटन, आप डॉक्टर राकेश एरावतिया जी, डीन त्रिभुवन शिखरी यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करें. डॉक्टर राकेश एरावतिया, डीन त्रिभुवन शिखरी यूनिवर्सिटी. Thank you so very much, sir. I would like to request Srimati Geeta Pansariya to welcome Shri Bhupesh Singhal ji, Chief General Manager, NABARD, Gujarat Region. Shri Bhupesh Singhal ji, Chief General Manager, NABARD, Gujarat Region. Thank you so very much and we are welcoming you. હૃદયપૂર્વક આપ સૌ સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા I would like to invite Shri R.M. Damor sir for welcome address. आज के वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ गुजरात सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. गुड आफ्टरनून एवरीवन. खासकर आज के ये कार्यक्रम में हमारे सम्मानित वक्ता जो उपस्थित है, श्री पुष्पेश पांडे साहब, CGM नाबार्ड, डॉक्टर अरुण रास्ते साहब, प्रबंध निर्देशक NCDX डॉक्टर राकेश अरवाटिया, डीन त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय IRMA, श्री भूपेश सिंधल, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड गुजरात का ये सभी सम्मानित वक्ताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. उसके साथ हमारे गुजरात से सभी डिस्ट्रिक्ट में से उपस्थित किसानों, अधिकारी, कर्मचारियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का जो सब्जेक्ट है वेयरहाउसिंग क्षेत्र का विकास, आर्थिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान थीम पर केंद्रित इस उल्लेखनीय सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है. वेयरहाउसिंग केवल भंडारण से कहीं अधिक है. ये हमारी पूरी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन की अनदेखी रीढ़ है. आधुनिक वेयरहाउस एक गतिशील प्रौद्योगिकी संचालित इंजन है जो एक सुनिश्चित करता है कि सामान उत्पादक के उपभोक्ता तक कुशलतापूर्वक पहुँचे. उसका विकास सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के अनुपात में है. वेयरहाउसिंग क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने वाला है, जो त्वरित डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है और विनिर्माण के लिए लॉजिस्टिक का प्रबंधन करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों का समर्थन करता है.
आधुनिक केंद्रीकृत लॉजिस्टिक हब के विकास के माध्यम से विशेष रूप से जीएसटी के बाद हम अपनी लॉजिस्टिक लागतों को काफ़ी कम कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। आज हमारे सम्मानित वक्ता ग्रामीण वेयरहाउसिंग के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, वेयरहाउसिंग और कृषि वस्तु बाजार संपर्क और भारत में वेयरहाउसिंग क्षेत्र जैसे विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालेंगे। अपनी रणनीतिक स्थिति, औद्योगिक विकास, सरकारी नीति और प्रोत्साहन समर्थन के कारण गुजरात वेयरहाउसिंग निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। वेयरहाउसिंग क्षेत्र स्वचालन, एआई और टिकाऊ पद्धतियों जैसी तकनीक द्वारा संचालित विकास की राह पर है। आइए हम आज इस गति का उपयोग करने एक विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक परिस्थिति की तंत्र बनाने और सामूहिक रूप से अपने राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की ओर यात्रा को शक्ति प्रदान करने के लिए सहयोग करें। फिर से मैं सम्मानित सभी वक्ताओं और सभी किसान मित्रों सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। थैंक यू। Thank you so very much, sir. Now, I would like to request Shri Arun Raste sir, Managing Director, NCDX, CEO, National Commodity and Derivatives Exchange, Master in Economics, experience over 3 decades across BFSI, rural financial and development sector. Please, sir, we are welcoming you for the next. ધન્યવાદ. સોરી, મને ગુજરાતી બહુ સારી તરીકે બોલતા નથી આવડતી, તો હું હિન્દીમાં વાત કરું, ચાલશે? થેન્ક યુ. મને બહુ આનંદ છે અહીંયા આવીને. 4 વર્ષ પહેલાં હું આણંદમાં રહેતો હતો, થોડી ગુજરાતી શીખી ગયો. એના પહેલાં 85 થી 88 પણ અમદાવાદમાં હતો, તો છાપા વાંચી શકું, પણ બહુ સારી તરીકે બોલતા નહીં ફાવે કે પ્રેક્ટિસ નથી મુંબઈમાં, તો હવે હિન્દીમાં વાત કરું છું. डामोर साहब, थैंक यू, आपने सेट कर दिया टोन, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 3-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ. आज की तारीख में हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर की बात करें और स्पेशली हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो हमारा जितना प्रोडक्शन होता है उसका 3 से लेकर 14 के बीच में परसेंटेज वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग अभी तक सक्षम नहीं है. तो अगर आप ये कल्पना कीजिए कि आपका खेडूत हैं, किसान में हैं, आप अगर 100 रुपये का मतलब फल उगा रहे हैं, उसमें 14% मतलब 14 रुपये का फल नाश हो जाएगा आने जाने में या स्टोरेज में, तो आपको सिर्फ 86 रुपये का फ़ायदा हो सकता है. 86 रुपये में जितना मिलेगा उतना. अगर वो पूरा का पूरा वेयरहाउसिंग रहेगा, वो 14 रुपये भी अगर आपको मिलने लग जाएंगे, तो अपने आप आपकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी आप ये सोच के लिए. तो ये वेयरहाउसिंग का महत्व है. तो 3 से 14% आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा किसी भी खेडूत का, अगर वेयरहाउसिंग और स्टोरेज की सुविधा अगर आपके पास हो, और आपके पास से लेके पोर्ट तक या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी की पूरी हमारी चेन जो उन्होंने कही, वैल्यू चेन हमारी पूरी में अगर सुविधा हो, तो आपका फ़ायदा कितना बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है. मैं गुजरात में खड़ा हूँ. आज की तारीख में अगर भारत में 8 जो सबसे टॉप के वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स वाले क्षेत्र अगर देखे जाएँ, तो उसमें अहमदाबाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है. पर अगर स्टेट की बात की जाए तो टॉप 3 में गुजरात आता है. वो इसलिए आता है कि हमारे यहाँ गुजरात में 2 चीज़ें हुई हैं. पोर्ट का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, और दूसरा मल्टी मॉडल वाला जो इंडिया में सब जगह कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, पर गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न रीजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है. तो पोर्ट की कनेक्टिविटी रोड से, जो वेयर हाउसेस है उनसे, और किसान के पास से, ये तीनों जो कनेक्टिविटी है बाकी क्षेत्रों के हिसाब में देश में जितने हैं उनसे महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा अच्छी, और तमिलनाडु में, इन 3 स्टेट्स में ज़्यादा अच्छी है. तो इसलिए एक तरह से आप लकी हैं कि गुजरात में बैठे हैं. बाकी क्षेत्रों की तुलना में आपके यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं. थोड़ा सा डेटा में मैं बोलना चाहूँगा कि पिछले अगर 5 साल की बात करें, तो वेयरहाउसिंग की जो ज़रूरत है और जो वेयरहाउसेस का निर्माण हुआ है, हमारे देश में काफ़ी प्रगति हुई है. पिछले 5 साल में जस्ट डबल हो गया. हमारे जितने वेयरहाउसिंग की अवेलेबिलिटी है, जितना होना चाहिए, जस्ट डबल हो गया है. और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी है कि हर तालुका लेवल पे एक हमारा वेयरहाउस होना चाहिए. और
दूसरा एक वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि ज़मीन में कहीं भी वेयर हाउस आप बना दो, बाढ़ आएगी तो उसके अंदर पानी घुस जाएगा। अब जो स्टैंडर्डाइज किया है उसमें ये किया है कि कम से कम 1.5 फुट की हाइट के ऊपर वेयर हाउस बनेगा। उससे ये होगा कि बाढ़ आएगी तो पानी नहीं घुसेगा, चूहे नहीं घुसेंगे। ये सब जो फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी अब ये हमारे देश में आ गई हैं। तो ये जैसे साहब ने एआई की बात की, अब हम लोग एक सिंगल साहब भी मेरे साथ हैं उस बोर्ड में कंपनी के, हम लोग एआई का यूज़ ऐसे कर रहे हैं कि शाम को अगर 6 बजे के बाद WDRA ने कहा है कि वेयर हाउस में आप घुस नहीं सकते, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो वहाँ चौकीदार होगा। अब चौकीदार की भी जरूरत नहीं, एआई में कैमरा फिट है, आपको पता चल जाएगा बॉम्बे में बैठे हुए कि मेरा गुजरात में पाटन में अगर मेरा वेयर हाउस है, वहाँ बैठ के मुझे पता चल सकता है कि कोई घुस रहा है, बाहर आ रहा है, चूहा घुस रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, वो मुझे पता चल जाएगा। तो चोरी और ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी हमारी नेशनल वेयर हाउसिंग पॉलिसी में एक ये हुई है कि ग्रोथ जो बढ़ी है 15% ईयर ऑन ईयर जो बढ़ी है, उसमें दो चीज़ें हुई है। एक तो जैसे कि जब अगर बम्पर क्रॉप आता है, जनरली ये होता है कि जैसे अब बहुत अच्छी कोई फसल हो गई, सब लोग किसान एक साथ माल लेके आ गए, तो वस्तुओं के भाव नीचे आ जाते हैं। अगर आपके पास वेयर हाउस सुविधा है तो आप उसको 3 महीने 6 महीने अगर आप होल्ड करते हैं, और नबार्ड जैसे बैंक उसको फाइनेंस करते हैं, तो अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको डिस्ट्रेस सेलिंग जो होती है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा खेडूत क्षेत्रों के लिए, और उसके लिए मैं नबार्ड का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी वेयर हाउसिंग की स्कीम्स लेके आए हैं। तीसरी चीज़, दामोर साहब ने कहा जीएसटी वाली बात की है, जीएसटी और एआई दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम ये कहते हैं कि आज की तारीख में हमारा जो वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और रिलेटेड कॉस्ट है करीब 13% है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेट ये है कि वो 13 को हम लोग 8% पे लेके आएंगे। तो पहले मैंने कहा कि वेस्टेज में आपका 14% बचेगा और आपकी कॉस्ट 13 से 8% हो जाएगी, तो 5% वहाँ बचेगा। तो ये मान के चलिए कि हमारा वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पूरा का पूरा अगर अच्छे से चलने लग जाए, फुल्ली एफिशिएंटली जैसे अमेरिका में चलता है, तो किसान को कम से कम 20% उसकी इनकम बढ़ जाएगी बिना कुछ किए, सिर्फ इन दो चीज़ों पे। ये मतलब इम्पोर्टेंस है वेयर हाउसिंग का। दामोदर साहब ने बिल्कुल सही बात की। और लास्ट ये चीज़ बोलना चाहूँगा स्पेशली गुजरात के लिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ या पॉलिसीज़ इस स्टेट में हैं, सिर्फ दो चीज़ों की यहाँ कमी है। एग्री और रिलेटेड जो वेयर हाउसेस हैं इस पर अभी तक फोकस नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी मतलब प्रॉबली 50% से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं, इसलिए जो फिशिंग सेक्टर है उसके ऊपर अभी तक गुजरात में फोकस नहीं हुआ है। और ये थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है यहाँ से, और एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरह मिडिल ईस्ट के लिए सबसे पास में है गुजरात। तो एग्री और कोल्ड स्टोरेज का थोड़ा फोकस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की से अगर कर ले तो यहाँ से फिशरीज़ का एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और दूसरा, जैसे मैं डांग डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, बहुत अच्छे आम होते हैं, पर गुजरात के किसी पोर्ट से बाहर नहीं जाते हैं, वो बॉम्बे होके बाहर जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि डांग से यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है किसी पोर्ट की। वापी और वाला जो सेक्टर है वहाँ पर जो अच्छे वेयर हाउस है, सूरत वापी अहमदाबाद के बाद सेकंड बेस्ट वो है, बट वहाँ पर एग्री वाला कहीं नहीं है। तो गुजरात के लिए स्पेसिफिकली दामोदर साहब आपके लिए है, गुजरात की जब पॉलिसी बनाएंगे तो एग्री रिलेटेड जो है उसको थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। અરુણ રાષ્ટ્ર સરે ખૂબ સરસ વાત કરી કે કેરીની વાત કરી કે કેરી આપણને ખાવાનું મન થાય તો ઉનાળામાં મળતી કેરી આપણે 12 માસ ખાઈ શકીએ, તો એને આપણે ફ્રોઝન કરતા હોઈએ છીએ। अगर समर में मिलता आम अगर पूरे साल हमको खाना होता है तो हम लोग उसको फ्रोज़न करते हैं फ्रीज़ में। बस ये बड़े पैमाने में ये फ्रीज़ की बात हो रही है, और पूरे साल खाने को मिले तो कितना मज़ा आ जाता है। तो यही किसान के लिए है कि उनको पैसों मिलता है, मतलब सोना मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने काफ़ी सारी बातें बताई किसान, वेयर हाउस, रोड और पोर्ट के बारे में। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जिसमें आगे है, और गुजरात में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हमें मिल रही है, और कहाँ पे फोकस करना है उसके ऊपर भी आपने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल रूरल डेवलपमेंट और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज़ नाबार्ड्स रोल इन दैट टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर और टू बिल्ड वेयर हाउस। श्री पुष्पाहास पांडे, जिनको मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी, CGM नाबार्ड बॉम्बे जनरल मैनेजर। पिछले 33 सालों से उनका यह क्षेत्र में अनुभव रहा है। प्लेड अ की रोल एज डेवलपमेंट मैनेजर उधमपुर उत्तराखंड एज वेल एज जम्मू कश्मीर, एंड नावडेज हेड फाइनेंशिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर RIDF sources from priority sector shortfall of
commercial, bank, and other sectors as well. We are welcoming Pushpahas Pandey ji. धन्यवाद मैडम। आप सभी को नमस्कार। मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती है, लेकिन हिंदी में मैं बात करना पसंद करूँगा। ठीक है, चलेगा जी। आदरणीय श्री RM दामोर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, डॉक्टर अरुण रास्ते, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और अभी जो प्रबंध निदेशक हैं NCDEX के, डॉक्टर राकेश आरावतिया, डीन त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, श्री भूपेश सिंगल जी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड गुजरात के, हमारे कुछ और अन्य सहयोगी नाबार्ड के जो यहाँ सामने बैठे हैं, और गुजरात के विभिन्न ज़िलों से आए हुए सभी किसान भाई और अन्य अतिथिगण, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है वो ये है कि जो नाबार्ड की भूमिका क्या रही है जो वेयर हाउसिंग सेक्टर के विकास करने के लिए, जो इंटीग्रेटेड एग्री लॉजिस्टिक सिस्टम या जो सप्लाई चेन की बात कर रहे थे अभी डॉक्टर रास्ते, उसमें जो है नाबार्ड की भूमिका क्या रही है, उसके बारे में मुझे बात करने के लिए बोला गया है। तो मैं अगली कुछ स्लाइड्स में जो है आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड की भूमिका जो है वो बहुत ही मतलब बहुआयामी भूमिका है, जिसमें कई लेवल पे जो है नाबार्ड ने कई स्तर पे इस समस्या को मतलब एड्रेस करने की कोशिश की है, जिसमें नाबार्ड ने बहुत सारे जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जैसे मान लीजिए एक फंड था हमारे पास में जो सन 1995-96 से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि। इसके अंतर्गत जो है हमने बहुत सारे जो है वो राज्य सरकार द्वारा जितने भी गोडाउन के प्रोजेक्ट्स या वेयर हाउसिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार हमको देती है, उनको हमने स्वीकृत किया है और विभिन्न राज्यों में इस तरीके के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। एक फ़ंड था हमारे पास में वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो सन 2014-15, 13-14 और 14-15 2 वर्ष जो है बजट में इसकी घोषणा हुई थी, और 2 वर्ष में करीब ये 9,500 करोड़ का जो है ये फ़ंड था। और इसमें पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो है वेयर हाउसिंग या वेयर हाउस के लिए या गोडाउन्स के लिए जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन किए थे, और अभी तक जो है इसमें से कुछ प्रोजेक्ट अभी भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें अधिकतर जो परियोजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, कुछ जो है अभी भी चल रही हैं। एक फ़ंड था हमारे पास फूड प्रोसेसिंग फ़ंड, इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे जो मतलब ड्राई और वेट, ड्राई जैसे मतलब जिसमें केवल अनाज रखा जाता है, और वेट जिसमें फल फ्रूट इस तरीके के कोल्ड स्टोर जिसको बोलते हैं, तो इसमें कई तरीके हमने जो वेट कोल्ड स्टोरेजेस हैं इनकी भी स्थापना जो है वो फूड प्रोसेसिंग फ़ंड के अंतर्गत भी की गई थी। ये कुल 2,000 करोड़ का था, सन 2014-15 में इसकी भी स्थापना हुई थी, और इसमें भी बहुत सारे जो है वो वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्वीकृत किए गए थे। नाबार्ड के जो ये योगदान रहा है, जो मतलब वेयर हाउसिंग सेक्टर में इतने गोडाउन्स हमने सैंक्शन किए या इतने कोल्ड स्टोरेज सैंक्शन किए हैं, उससे जो मतलब जो मूल्य श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन है कृषि उत्पादों की, इसमें जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और इससे जो मतलब मूल्य संवर्धन है किसानों को, जैसे अभी डॉक्टर अरुण रास्ते साहब भी बात कर रहे थे कि किसानों को जो लाभ होता है, जो 14% जो नुकसान हो रहा है, जो 14% का नुकसान है, वो केवल इसलिए कि उनको उपयुक्त भंडारण की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं है। और जो मतलब जब हम आवागमन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, उसमें भी करीब 5% का जो है वो 5% का नुकसान जो है वो किसानों को होता है। तो अगर ये दोनों जो नुकसान जो कि आपके प्रकृति पे निर्भर नहीं है, मतलब ये इस पे निर्भर नहीं है कि बरसात होगी या नहीं होगी, धूप पड़ेगी या नहीं पड़ेगी,
इसको हम लोगों को स्वयं जो है इसको एड्रेस करना है। तो अगर ये दोनों नुकसान भी कम कर दिए जाएं तो जो वैल्यू चेन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किसान की आमदनी बढ़ाने में हम लोग कर सकते हैं। और ये काम जो है नाबार्ड ने इस तरीके की सुविधाओं का वित्त पोषण करके राज्य सरकार के माध्यम से या अलग अलग जो उद्यमी हैं उनके माध्यम से जो है ये किया है। मतलब मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन जिसको बोलते हैं कि मिलियंस मतलब करोड़ों मेट्रिक टन। मैं अभी आगे वाली अपनी स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस फंड के अंतर्गत जो है हमने लगभग कितना मेट्रिक टन जो है वो योगदान दिया है। कई सारे फंड में आपको बता चुका हूँ कि कई सारे फंड्स के अंतर्गत हमने इस तरीके की जो आधारभूत सुविधाएं हैं वेयर हाउसिंग से संबंधित इसके बारे में जो है वो इसके लिए हम लोगों ने योगदान किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है वो सन 1999-2000 से नाबार्ड ने किया है। वो भारत सरकार एक सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, जिसको कि पहले ग्रामीण भंडारण योजना बोलते थे। ऐसे CISS कोल्ड स्टोरेज के लिए भी था, जो मतलब वेट स्टोरेज है, मतलब शीतगृह, इसके लिए भी सब्सिडी जो है वो नाबार्ड दिया करती थी। बाद में ये सब्सिडी जो है वो राष्ट्रीय औद्यानिक बोर्ड के पास चली गई। NHB जो है वो इस सब्सिडी का जो है वितरण करने लगा। लेकिन शुरुआत में ये सब्सिडी जो है वो नाबार्ड के माध्यम से सभी उद्यमियों को वितरित की जाती थी जो भी बैंकों के माध्यम से लोन लेते थे। और इसी तरीके से ग्रामीण भंडारण योजना में वेयर हाउस के लिए या गोदामों के लिए जो मतलब सब्सिडी थी भारत सरकार की, उसका जो क्रियान्वयन है वो नाबार्ड ने ही किया है। और ये अभी हाल तक जो है करीब मई तक जो है ये सब्सिडी योजना जो है वो चालू थी किसी न किसी रूप में। जो शुरुआत में ग्रामीण भंडारण योजना के रूप में शुरू हुई, बाद में इसको इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ISAM, और उसमें जो है एक सब कंपोनेंट के रूप में चली ये योजना। लेकिन ये किसी न किसी रूप से जो है ग्रामीण मतलब गोदामों के निर्माण के लिए जो है ये योजना, जो भी उद्यमी भंडारण के लिए जो है वो लोन लेते थे बैंकों के माध्यम से, उसके लिए सब्सिडी जो है वो नाबार्ड देता था। तो ये योजना भी अभी तक जो है चालू थी और अगले वित्त आयोग में ऐसी संभावना है कि दोबारा से ये शुरू होगी। यदि हम वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 2013-14 में ये जो है करीब 2013-14 और 14-15 2 साल में ये करीब 9,481 करोड़, लगभग 5-5 हज़ार करोड़ आया था। कुछ पैसा वापस चला गया था 520 करोड़ के करीब। तो 9,480 करोड़ जो है हमने इसमें संवितरण किया है। और इसमें जो मतलब डिस्बर्समेंट हुआ है, मतलब जितना पैसा हमने जारी किया है वो 9,156 करोड़ के करीब है। और इसमें हमने 9.92 मिलियन मेट्रिक टन, 9.92 मिलियन मेट्रिक टन, मिलियन मतलब 10 लाख, तो ये करीब करीब ये सोच लीजिए 1 करोड़ मेट्रिक टन जो है इस फंड के अंतर्गत जो है हमने वेयर हाउस के लिए जो है वो सहयोग दिया है। दूसरा जो फंड था वो फूड प्रोसेसिंग फंड था। इसमें करीब 2,000 करोड़ का फंड ये 2014-15 में अनाउंस हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने करीब 1180 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। अभी तक पूरा ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी अपनी बाध्यताएं हैं कि जो मेगा फूड पार्क है या डेजिग्नेटेड फूड पार्क है जो मंत्रालय द्वारा जो है जब तक उसको नोटिफाई नहीं किया जाता है, अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक हम इस फंड के अंतर्गत लोन नहीं दे पाएंगे। तो उस तरीके की जो है वो डिमांड या मांग जो है वो कम होने की वजह से इसको पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें भी हम लोगों ने जो है करीब 2,52,200 मेट्रिक टन जो है वो वेयर हाउस बनाए हैं। और कुछ साइलो भी साइलो समझते हैं आप लोग, जो मतलब केवल वैज्ञानिक रूप से जो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं या मेटेलिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो धातु के बने होते हैं, उसके अंदर जो है वो अनाज का भंडारण किया जाता है और उसमें अन्य उपकरण जैसे हवा देने के लिए, गर्म करने के लिए, मॉइस्चर हटाने के लिए,
इस तरीके के जो उपकरण हैं वो भी लगा करके संशोधित किया जा सकता है जो भी अनाज है उसको। तो ऐसे साइलोज़ का भी वित्त पोषण किया है। करीब 58,500 मीट्रिक टन जो है साइलोज़ का, और 57,610 मीट्रिक टन जो है कोल्ड स्टोरेज का भी वित्त पोषण हमने इस फंड के अंतर्गत में किया है। जो सबसे बड़ा फंड है हमारे पास में वो ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि है, RIDF, जिसमें हम राज्य सरकारों को लोन देते हैं। और राज्य सरकारों के माध्यम से ये आंकड़े जो आपके सामने हैं ये केवल 2020-21 के बाद के हैं। इसके पहले के आंकड़े जो है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये जो है ये योजना जो है, ये कार्यक्रम हमारा सन 1995-96 से चल रहा है। तो 1995-96 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हाल के आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद में हमने करीब 87,200 मीट्रिक टन जो है वो कोल्ड स्टोरेज के लिए हमने वित्त पोषण किया है। जो भंडारण है गोदामों के लिए वो 13,08,400 मीट्रिक टन जो है वो गोडाउन्स के लिए दिया है। और जो गांव में सहकारी समितियां जो पैक्स या लैंप्स जो हैं, इनके माध्यम से 1,45,000 मीट्रिक टन जो है उनमें गोदाम बनाने के लिए भी वित्त पोषण दिया है हम लोगों ने। कुछ जो है अपने दक्षिण के राज्यों में कुछ ऐसी मांग होती है कि जो जहाँ पर चावल ज़्यादा होता है, मतलब धान ज़्यादा होता है, तो धान का जब प्रोक्योरमेंट करती है या जब सरकार जो है उसका खरीदी करती है, खरीदी करने के बाद में उसको ओपन शेड्स में रखते हैं, एकदम चारों तरफ से वो बंद नहीं रहता है। तो वैसे भी कुछ जो मतलब कवर्ड शेड होते हैं उसके लिए भी जो है वो हम लोगों ने वित्त पोषण किया है। पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए करीब 82,500 मीट्रिक टन। जो ग्रामीण भंडार हैं उसके लिए 2,29,200 मीट्रिक टन। और कुछ जो गाँव में जो मार्केट यार्ड, आपकी जो मंडी समितियां हैं, उसमें भी गोदामों के भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1,86,000 मीट्रिक टन, यानी कुल जो है ये करीब 20,38,000 जो है मीट्रिक टन की हमने जो है वो सहायता दी है। इसके अलावा अगर हम, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी सब्सिडी जो है, जो यानी अनुदान जो है भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना का या इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन स्कीम जो थी, एमिक्स कंपोनेंट ऑफ ISAM, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उस स्कीम में जो है कुल इन सभी योजनाओं में कुल मिला करके हम विभिन्न मतलब अलग अलग श्रेणी के लाभार्थियों को जो है अलग अलग, किसी को 25%, किसी को 1/3 यानी 33.33% जो है सब्सिडी हम लोग जारी करते थे। इसमें कुल हम लोगों ने 2,056 करोड़ जो है अभी तक सब्सिडी जारी की है। ये मई 2025 तक के आंकड़े हैं। और 10,682 इकाइयों के लिए 10,682 गोडाउन्स के लिए हमने सब्सिडी इसमें जारी की है। टोटल जो है सब्सिडी हम लोगों ने दी है 6,523.91 करोड़, और 52,900 जो है प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किए हैं। और इसमें जो टोटल जो क्षमता जिसका जो है वो मतलब वित्त पोषण या जिसके लिए सब्सिडी जारी की गई है वो 88.49 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 8,85,000 मीट्रिक टन जो है 85 लाख 8,85,00,000 मीट्रिक टन क्षमता के लिए जो है हमने सहायता जो है ये दी है। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो मतलब गांवों में या मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जो है भंडारण सुविधाएं हैं, उसका जो है सृजन हुआ है। और उससे जो किसानों को जो लाभ मिला है वो एक तो भंडारण की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हो पाई हैं। इसके अलावा जो है भंडारण सुविधाएं अच्छी उपलब्ध होने की वजह से जो है उनकी जो क्षति होती थी, मतलब जो उनकी उपज में क्षति होती थी, उसमें जो है कमी आई है और मूलतः जो है उसकी आमदनी में वृद्धि हुई है।
यदि हम हाल के अपने प्रयासों के बारे में बात करें तो हाल में हम जो है भारत सरकार के साथ मिलकर के 2-3 नए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट सिस्टम फाइनेंसिंग का है, जिसमें जो है जैसे आप लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर जो रिपोजिटरी है वो उसकी CDSL या NDSL है, लेकिन इसी तरीके से जो WDRA से संबद्ध जितने भी गोदाम हैं, अगर उसमें कोई भी किसान अपना माल रखता है तो उसको एक पर्ची मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। जैसे डीमैट में शेयर मिलता है, ऐसे ही आपका जो भी सामान रखा होगा वो अनाज के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट बोलते हैं, ENWR। और ये ENWR के सापेक्ष किसान को बैंक के माध्यम से लोन मिल सकता है। अगर मान लीजिए मेरा 100 रुपये का माल जो है वो किसी WDRA से संबंधित जो गोदाम है उसमें रखा है, तो उस 100 रुपये के माल के सापेक्ष में 75 रुपये जो है किसी भी बैंक से लोन ले सकता हूँ। ये लोन जो है मुझे उसी दर पे मिलेगा जिस दर पे हमें फसली ऋण मिलता है, क्रॉप लोन जो है 7% पे। और अगर मैं समय से इस लोन को चुकता करता हूँ तो इस पे मुझे समय से चुकता करने के लिए 3% की छूट भी मिलेगी। तो इस पे जो ब्याज दर लगेगी वो 60% लगेगी, उसमें से 3% की मुझे छूट भी मिल सकती है, तो कुल मिलाकर के मुझे ये पूरा लोन जो है वो 4% पे पड़ेगा। तो अपने अनाज को जैसे ये होता है कि बाज़ार में जैसे मान लीजिए किसी भी जब हम कटाई का समय जो होता है उस समय पे फसल के दाम हमेशा कम होते हैं, लेकिन उसी के 4-6 महीने बाद जो है आपको उचित भाव जो है वो बाज़ार में देखने को मिलता है। तो आप 6 महीने तक अपने माल को किसी गोदाम में सुरक्षित रख सकते हो, और 6 महीने बाद जो है उसको जब आपको लगे कि उचित दाम मिल रहा है तब आप उस माल को बेच करके बैंक का लोन भी चुकता कर सकते हो, और जो है आपको मतलब दोनों चीज़ों का लाभ मिल जाएगा। आपका वैज्ञानिक रूप से भंडारण होगा, आपकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा, और जो है आपने जो पैसा बैंक से आपको समय पे पैसे की ज़रूरत है, पैसा जो है आपको पूरा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो बैंक से लोन के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। और इसको इस स्कीम को बहुत ज़्यादा जो है चलाने के लिए भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी घोषणा करी है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फाइनेंसिंग नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट प्लेज फाइनेंसिंग, so CGSNPF, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फाइनेंसिंग नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट प्लेज फाइनेंसिंग। ओके, इसके लिए भी 1000 करोड़ से जो है स्थापना की गई है, और कोई भी बैंक जो है इस स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उस बैंक को अगर मान लीजिए किसी किसान को वो लोन देता है तो उसके लिए भी गारंटी मिलेगी कि उस किसान से जो है वापसी उसको पैसा मिलेगा। 75% जो है उसकी इंडेमनिटी जो है इस CGT-NPF में जो है वो कवर्ड है। तो 75% तक उसको जो है बैंकों को भी इसके लिए जो है प्रेरित करने के लिए कि बैंक जो है इसके लिए जो है लोन दें, और इसके लिए नाबार्ड ने भी एक काम किया है। हम लोग एक डायनेमिक किसान भंडार ऐप बना रहे हैं, DKB ऐप, डायनेमिक किसान भंडार ऐप। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने करीब 1,12,000 गोदाम्स को जियो टैग कर रखा है। हालांकि वो जियो टैग है, हमारे पास डाटा है, मतलब ये आंकड़े हमारे पास हैं कौन सा गोदाम कहाँ पे है। ये कुछ समय हमने पहले किया था, लेकिन होता क्या है कि हम वो अगर आंकड़े सभी से जो है साझा कर देते हैं तो उसका उपयोग क्या करेंगे आप लोग, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। तो हमने क्या किया कि हम इस वाली स्कीम से जो है उस आंकड़े को जोड़ने जा रहे हैं। इस वाली स्कीम में जो WDRA के गोदाम हैं उनको हम कैप्चर करेंगे, जो हमारे पास आंकड़ा है उसको हम एग्री स्टैक पे भी डाल रहे हैं, भारत सरकार के एग्री स्टैक पे भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी एक वेयर हाउस रजिस्ट्री रहेगी जो कि बैंक जो है उससे डायरेक्टली ओपन API से कनेक्ट कर सकते हैं, और बैंक जो है अपनी योजना बना करके किसानों को इसके अंतर्गत लोन दे सकते हैं। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं,
जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो भी अपना माल रख के ENWR के अगेंस्ट जो है लोन ले सकते हैं। तो उनको जो वर्किंग कैपिटल की समस्या होती है उसका भी निजात जो है वो पा सकते हैं। तो ये हम ऐप बना करके कोशिश कर रहे हैं। अभी इसका पायलट फेज़ जो है हम पुणे ज़िले में चला रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ सक्सेस मिलेगी हम इसको जो है पब्लिक के लिए लॉन्च करेंगे। तो कुछ गोदाम इसके ऊपर होंगे और कुछ जितने नए नए गोदाम WDRA के होंगे वो जो है हम इसके ऐप के ऊपर लॉन्च करेंगे। बैंकों को भी इससे जोड़ेंगे ताकि जो है ये किसानों को और सभी को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। इसके अलावा जो है हमारा जो ओरिजिनल बिजनेस है पुनर्वित्त देना, किसी भी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत है वो इस किसी भी काम के लिए किसी गोदाम को बनाने के लिए लोन नहीं दे पा रहा है, हमारे पास आएगा तो हम उसको उचित दर पे लोन भी देते हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए, जो ग्रामीण भंडारण के लिए जो एक योजना हमारे पास ये है कि जो AIF में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जितने भी गोडाउन हैं उनको जो है पैक्स एज MSC स्कीम में सहकारी, अगर सहकारी उसके अंतर्गत तंत्र के अंतर्गत बने हैं वो, तो उसको हम 4% पे रिफाइनेंस 4% पे बैंकों को हम उसका पुनर्वित्त उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो आगे जो मतलब लाभार्थी है उससे भी कम ब्याज में वो उसको दे पाए। तो ये कुछ हमारे प्रयास थे जो हमने जो है इस क्षेत्र में किए हैं। एक सहकारी जो भारत सरकार के सहकार मंत्रालय की एक योजना है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन गोडाउन स्टोरेज प्लान, WLLSG करके कुछ एक प्रोग्राम है, उसमें भी जो है हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि इसके फर्स्ट फेज़ में हमारी एक सब्सिडियरी है नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने EPC किया था, मतलब अपने खुद ही प्रोजेक्ट बनाए थे, इम्प्लीमेंट भी किए थे और जो है उनको बैंकों से लोन भी मिला था और जो है पैक्स में बनाए गए थे। ये जो है जो गांव में जो सहकारी समितियां हैं उनमें इनका निर्माण किया गया था और ये कार्यक्रम चल रहा है। और सहकारी क्षेत्र में भारत सरकार की ये योजना है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे ज़्यादा भंडारण क्षमता जो खाद्यान्न से संबंधित है उसका जो है सृजन किया जाए और इसमें नाबार्ड पूरे तरीके से सहयोग प्रदान कर रही है। मैंने आपको बताया है जियो टैगिंग और किसान भंडारा ऐप के बारे में। ई-कुन इलेक्ट्रॉनिक किसान उपज निधि, ये भी एक भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिस पे बैंक जो है वो अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और डायनेमिक किसान भंडार में हम ई-कुन से लिंक करेंगे ताकि डायनेमिक किसान भंडार में अगर कोई किसान कहता है कि मैं फलाने ज़िले का रहने वाला हूँ, फलाने गांव का रहने वाला हूँ, तो अपने घर के पास का बैंक और उसकी शाखा का चयन कर सके जहाँ पे वो डायरेक्टली ENWR आने के बाद में सीधा जो है उस बैंक से अपने ऐप से ही जो है वो लोन के लिए आवेदन कर सके। और उस ऐप से जो है जब बैंक की उस सूचना मिलेगी तो बैंक जो है उसको स्वीकृत करके जो ऋण है उसको किसान को जारी कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर, काफ़ी सारी बातें आपने बताई। ENWR से बैंक से लोन मिल सकता है और 3% की छूट मिल सकती है। ई किसान उपज निधि पोर्टल, CGS, NPF, पूरा फुल फॉर्म तो हमें याद नहीं रहेगा, पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो किसानों को अपने आमदनी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। पर ये सभी चीज़ों में गुजरात कहाँ पे खड़ा है, गुजरात के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा। ड्राइविंग गुजरात वेयर हाउसिंग ट्रांसफॉर्मेशन रीजनल सक्सेस स्टोरीज, I would like to request Shri Bhupesh Singhal ji, Chief General Manager NABARD, Gujarat Region. Sir, ठीक है। डॉक्टर राकेश अरावतिया सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप पहले इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करें। So good evening everyone. First of all I would like to thank Singhal साहब for giving me this opportunity. मुझे भी गुजराती नहीं आता है, वैसे मैं गुजरात में काफ़ी समय से रहा हूँ।
पर गुजराती મને બોલતા નથી આવડતી, तो मैं हिंदी में बात करूँगा। जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली वेयर हाउसिंग का इकोनॉमिक मल्टीप्लायर क्या बन रहा है उसके बारे में मुझे बात करना है। सो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर क्या होता है? बेसिकली अगर समझ लीजिए कोई भी सेक्टर में अगर आप 1 रुपया डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी के ऊपर कितना पड़ता है। तो समझ लीजिए आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें अगर 1 रुपया डाला तो इकोनॉमी में उसका कन्वर्जन होके 2 रुपया 2.5 रुपया और आता है, तो उसको इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हम बोलते हैं। अब इकोनॉमिक मल्टीप्लायर जो होता है वो 3 तरीके से नॉर्मली आता है। एक है आपका डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, दूसरा है इनडायरेक्ट जिसका मतलब है अप्रत्यक्ष, और तीसरा है इंड्यूस्ड, इसका मतलब है कि वो कोई कारण से जनरेट हो रहा है। अब अगर हम वेयरहाउसिंग का इकोसिस्टम देखें हमारे देश में, उसका जो इफ़ेक्ट मल्टीप्लायर आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम एग्री वेयरहाउसिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप 1 रुपया वेयरहाउसिंग में डालते हैं, हमारे देश में नाबार्ड अभी जैसे पैसे डाल रहे हैं, वेयरहाउस क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप 1 रुपया डालते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे 2.5 रुपये का पड़ता है। 2.5 रुपये का एक वैल्यू जनरेट होता है। दूसरा, अगर आप 1 रुपया वेयरहाउसिंग में डालते हैं तो उसका फ़ायदा जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जो होता है वो करीबन मतलब 50 पैसे का इफ़ेक्ट होता है, मतलब 50% का इफ़ेक्ट उसके वैल्यू पे आता है। तीसरा, अगर एक वेयरहाउस में एक आदमी सीधा काम कर रहा है तो लोकल इकोनॉमी में 3 से 4 लोगों का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। चौथा, आपका जो किसान है उसकी इनकम 20 से 25% इंक्रीज़ होती है जिस एरिया में वेयरहाउस डलता है। तो ये 4 चीज़ों से हमको एक चीज़ बहुत ही क्लियर प्रत्यक्ष समझ में आती है कि वेयरहाउसिंग का इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही पॉजिटिव है। सेकंड, इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। अभी पांडे जी ने बताया कि हमने दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट हमने चालू किया है देश में। अन्न भंडारण, दुनिया का सबसे बड़ा अन्न भंडारण का प्रोजेक्ट श्री अमित शाह जी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू उन्होंने चालू किया है। और उसका मेजर कारण क्या है? उसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि हमारे किसानों के लिए वेयरहाउसिंग का अगर इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका हमारे किसानों को होता है। अब ये जो फ़ायदा है ये 3 लेवल पे होता है। मैं इसको जो फ़ायदा है उसका जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि आपका जो प्रोड्यूस है वो ख़राब नहीं होगा। जो अरुण रस्ते जी ने भी बोला कि आपका 15 से 20% जो वेस्ट होता है वो बचेगा। लेकिन इसमें 2 फैक्टर और आते हैं। एक, आपको हमारे देश की फूड सिक्योरिटी जो है वो इससे इंश्योर होती है। अगर हमारे लोगों के ज़रूरत मतलब फूड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बढ़ती है तो उसको एक तरीके से उसको टेक केयर करने का तरीका है कि हम वेस्ट को रिड्यूस करें। दूसरा चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि इससे आप जो प्रोड्यूस है उसके दाम को पकड़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी हमारे किसान की क्या है? जब कोई भी प्रोड्यूस तैयार होता है, जब खेती का उत्पादन होता है, उस समय पे आपके खेती के जो प्रोडक्ट है उसके दाम गिरते हैं। और जब गिरते हैं किसान के पास उस समय पे मोस्टली जो हमारे छोटे किसान हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको बेचना पड़ता है। अगर उनके पास उसको पकड़ के रखने की ताकत है, जिसको बोलते हैं होल्डिंग पावर, अगर होल्डिंग पावर हमारे किसान के पास है तो वो उसका बेटर प्राइस ले सकता है और इससे एक प्राइस स्टेबिलिटी भी बन सकती है। सो अगर हमारे पास वेयरहाउसिंग का इकोसिस्टम है, समझ लीजिए आपने आपका प्रोड्यूस तैयार किया और आपको लग रहा है जो अभी मार्केट में दाम है वो अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना प्रोड्यूस ले जाके एक वेयरहाउस पर रख के उसका रिसिप्ट ले सकते हैं और उस रिसिप्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आपको लोन मिल गया तो आप क्या कर रहे हैं? आपने अपना प्रोड्यूस नहीं बेचा और उस वजह से क्या होगा कि जब दाम फिर से अच्छी लेवल पे आएगा तब आप मार्केट में बेच के आप एक बेटर प्राइस ले सकते हैं। सो इसीलिए भंडारण और वेयरहाउसिंग हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सीधा 20 से 25% का फ़ायदा हमारे किसानों को देता है। तो हमारे पास यहाँ पे मेरे हिसाब से FPOs और सहकारी संस्थाओं से लोग हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। हमारी नाबार्ड है और दूसरी संस्थाएं हैं,
उनको बोल के इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए, आप ही को नहीं आपके सारे किसानों को इसको फ़ायदा होगा। अब तीसरी, ये दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल इसमें यह है कि अगर हम उसका, जैसे सर ने बताया कि हम एक वेयरहाउस रिसिप्ट ले सकते हैं, ENWR ले सकते हैं, लेकिन ENWR से लोन जो मिलता है उसमें भी समय लगता है। आपको वो रिसिप्ट लेके बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक आपसे और डॉक्यूमेंट मांगेगा और फिर और समय लगेगा लोन लेने में, और लेकिन ज़रूरत जो होती है वो तुरंत होती है। तो उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसे संस्थाएं अभी तैयार हुई है, स्टार्टअप्स तैयार हुए हैं जो ये लोन आपको विद इन 4 आवर्स मिले, ये इंश्योर करता है। सो एक ऐसा स्टार्टअप है जो जिसका नाम है WHRL। आई थिंक अरुण रस्ते सर भी उनसे मिले हैं। तो WHRL क्या करता है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंश्योर करता है कि आपको लोन विद इन 4 आवर्स मिल जाएगा। ओके, सो इसमें होता कैसे है कि समझ लीजिए आप गए कोई वेयरहाउस पे, आपने अपना प्रोड्यूस वहाँ पे रखा। अब जब आप प्रोड्यूस वहाँ रखेंगे तो आपको उनका एग्जीक्यूटिव कनेक्ट करेगा उसी समय पे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे अपना सामान रखा है। और ये WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस अगर है तो उनको लोन देने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो आपको एक फ़ोन आएगा, वो बोलेंगे आपको लोन चाहिए, आप बोलेंगे हाँ चाहिए। आपका वो आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप OTP वो सिस्टम में डालेंगे और आपका डेटा जो है ब्लॉकचेन के थ्रू बैंक के पास अपने आप चले जाएगा। और बैंक जो है, सिंस उनके पास डेटा एकदम सिक्योर तरीके से उनके सिस्टम में आया है, तो वो आपको लोन विद इन 4 आवर्स सैंक्शन करके आपके अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपको इनफैक्ट बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है ये लोन लेने के लिए। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है, आपकी मतलब जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करने के लिए ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आज के दिन मार्केट में है। आई एम श्योर ये अभी बहुत जगहों पे चल रहा है, गुजरात में भी वो लोग काम कर रहे हैं, गुजरात में भी आएगा। बट अगर ये आता है तो आपकी जो मेजर परेशानी है लोन तुरंत मिलने की, वो दूर होगी इसमें। और देखिए, ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन वाला जो स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, व्हाट आई बिलीव इज़ इसको लिंक करेंगे आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से, पैक्स के साथ। तो आगे जाके जो आप लोन वेयरहाउस के थ्रू ले रहे हैं या बैंक के थ्रू ले रहे हैं, वो आपके पैक्स के थ्रू मिलेगा और उसमें गवर्नमेंट इसको प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। सो आगे जाके डिसेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस क्रिएट होंगे पूरे देश में विथ द ओनरशिप ऑफ योर पैक्स। सो उससे क्या होगा कि किसान की जो संस्थाएं हैं, किसान की तो क्रेडिट संस्थाएं हैं, वही वेयरहाउसिंग कर रही है और वही लोन दे रही है। तो इससे ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम तैयार होगा, जिससे एक हमारा वेस्ट नहीं होगा प्रोडक्ट, दूसरा किसान को तुरंत लोन मिलेगा, तीसरा उसके पास एक ताकत रहेगी अपने प्रोडक्ट को होल्ड करने की। और जो सर ने बताया था ENWR, इनफैक्ट वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ENWR जैसे आप शेयर बेचते हैं वैसे आपका जो कमोडिटी है उसको आप बेच सकते हैं, और बेच ही नहीं सकते उसको आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जो जिसको अरुण रस्ते सर हेड करते हैं। सो वेयरहाउसिंग, मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है सारे किसानों से कि वेयरहाउसिंग को आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी लीजिए आपकी संस्थाओं में। और हमारी और प्रोग्राम्स है जो इसको सपोर्ट करते हैं, एंड दैट वुड एक्चुअली वर्क वेरी वेल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। मैंने प्रेजेंटेशन को Thank you so very much, Dr. Rakesh Aravatya sir. Now I would like to request Shri Bhupesh Singhal sir, Chief General Manager, NABARD Gujarat Region. Please welcome for the vote of thanks and summarizing the event. थैंक यू मैडम। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले श्री RS डमोर साहब, जिन्होंने आपकी अपनी भाषा में शुरुआत की, मेरे साथी श्री पुष्पास पांडे जी जो मुंबई से आए हैं, नाबार्ड में CGM हैं, हमारे अग्रज बडील डॉक्टर अरुण रास्ते जी, जिनको 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव इस क्षेत्र में है,
डॉक्टर राकेश रावतिया जी, डीन कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड फाइनेंस TSU, MDs ऑफ DCCBs साबरकाठा महसाना DCCB के साथीगण, मेरे नाबार्ड के साथीगण, FPOs के रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी जो बातें हुई, देखिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पे बात हुई। एक तो खैर बेस्ट है, सबने बात किया, और ये जैसे अरुण रास्ते साहब ने भी बताया, नामोर साहब ने भी बोला कि 3 से 14% तक जो है वेस्ट है। अब ये डिफरेंट स्टडीज़ हैं, अगर आप पेरिशेबल आइटम में देखेंगे तो ये 15 से 29% तक है। डिफरेंट स्टडीज़ का डेटा वेरी करता है, लेकिन आप इसको नॉन पेरिशेबल पेरिशेबल में अगर हम देखें, ये रेंज है। अब इसमें ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि पिछले 5 सालों में हमारा जो कैपेसिटी क्रिएशन है वो 15% की ग्रोथ है। ये बिल्कुल सही है। नाबार्ड की भी एक स्टडी हुई, अभी जो हमारा प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन मेट्रिक टन, और स्टोरेज कैपेसिटी हमारी 240 मिलियन मेट्रिक टन है। इतना गैप है। और ये पहली बात तो ये इनकम हमारी सेव होगी 14%, और 5% आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स 19%। लेकिन एक दूसरा और कारण है, ये जब ये जो वेस्ट है इसको बोला जाता है फूड लॉस एंड वेस्ट। फूड लॉस वो है जो कंजम्पशन से पहले हो गया, प्रोडक्शन आप कंजम्पशन सेंटर से पहुंचने से पहले जो लॉस हुआ, फूड लॉस, और जो कंजम्पशन पे हुआ, पूरे वर्ल्ड में 1200 मिलियन मेट्रिक टन जो इंडिया का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का, ऑयल का, मिल्क का, वो 1200 मिलियन मेट्रिक टन, उतना फूड वेस्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। अब वो होता है डिकम्पोज, उससे फिर निकलता है ग्रीन हाउस गैस, और वो फिर आपको पता है कि आप क्लाइमेट चेंज का असर आप देख रहे हैं सब। वो अगर आप देखें, चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पैदा कर रहा है, 10.7 गीगा टन्स ऑफ इक्वलेंट टू CO2। फिर US 5.7, और थर्ड नंबर पे अगर इसको इस वेस्टेज को एक कंट्री मान लें तो 4.9। तो इतना इसका नुकसान है। तो वो नुकसान बचेगा तो हमारा एक और ये पर्यावरण भी बचेगा। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं अभी डेटा देख रहा था, पिछले 30 साल में हम लोगों ने सीरियल खाना कम कर दिया है। शहर में, गांव में जो है पहले प्रति व्यक्ति 13 किलोग्राम एक महीने में खाता था, अभी है 9.5 किलोग्राम, मतलब 3.5 किलो कम हो गया एक महीने में। कब? 30 साल के अंदर, जो 93, 94 और अब। ऐसे ही शहरों में जो 10.5 किलो था अब 8 किलो हो गया। तो ये जो सेविंग है, हमारे खाने का कंजम्पशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है, तो ये सरप्लस होगा। ये सरप्लस के लिए क्या चाहिए? स्टोरेज, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। उधर आप कहेंगे साहब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इसके लिए दूसरा कारण है कि हमें स्टोरेज चाहिए। अरुण रास्ते साहब ने फिर जो बात बताई फिशिंग सेक्टर पे, ये बड़ी, सर मैं बताना चाहूँगा कि फिशिंग सेक्टर पे अभी जो है गुजरात सरकार का फोकस बढ़ा है, और हमने FIDF एक फंड है नाबार्ड का, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसमें 4 हार्बर के लिए 600 करोड़ जो है मैरीटाइम बोर्ड को दिया है, और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस है। फिर पांडे जी ने जो अपने प्रेजेंटेशन में बताया नाबार्ड का रोल इन वेयर हाउसिंग, ये आपको काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में बताया, और नाबार्ड के डिफरेंट फंड्स,
जिसके थ्रू लोन्स स्टेट गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल्स को, संस्थाओं को दिया गया है। और ये चैनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी 2003-04 से जो है ये एक स्कीम आई थी। पहले इसको रूरल गोडाउन स्कीम बोला गया, फिर बाद में AMI। ये पिछले 20-22 साल से जो स्कीम है उसमें 88 मिलियन मैट्रिक टन, जो अभी फिगर आपने बताया, वो क्रिएट हुआ। और जो चैलेंजेज हैं वेयर हाउसिंग के, अभी जैसे आप वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम क्यों आया, देखिए पूरे हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 737 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से 403 डिस्ट्रिक्ट जो है स्टोरेज डेफिसिट है। अहमदाबाद में आपको खूब स्टोरेज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बड़नगर में ना मिले। तो ये ऐसा जो है 403 डिस्ट्रिक्ट में डेफिसिट है 737 डिस्ट्रिक्ट में से। अभी मैडम पूछ रही थी गुजरात के बारे में। गुजरात में हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी एक थराड़ जो है ऐड हुआ है, थराड़ बाब। तो 33 डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे स्टोरेज डेफिसिट हैं, जहाँ की ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कमी है, लेकिन वो कंजम्पशन सेंटर पे हैं, प्रोडक्शन सेंटर पे नहीं है। जो अभी बात बताई कि जहाँ, देखिए इसमें दो चीज़ है, जहाँ प्रोड्यूस हो वहाँ हो और जहाँ कंजम्पशन हो वहाँ हो। ठीक है, दोनों जगह ही आपका होना चाहिए। फिर इन्होंने कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में डेफिसिट है, AP, आसाम, कर्नाटका, वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में डेफिसिट है, वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं। और कुछ स्टेट MP और UP में सरप्लस है। अगर आप टोटल देखेंगे, जहाँ जितना प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो स्टोरेज डेफिसिट है। अब आपको मैं बताऊं कि इंडिया में हमारा अभी अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन अगर देखें 300, टाइम ज़्यादा हो रहा है, कुछ टाइम के लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, वो मैडम कुछ बोल रही, हाँ मैं 2 मिनट लूँगा, ठीक है ना। तो इंडिया में 73% है, पर वर्ल्ड में ज़्यादातर एडवांस कंट्रीज़ में 100% से ज़्यादा है। अब इन्होंने टाइमर लगा दिया तो मैं कुछ कम ही बोलूँगा, है ना। लेकिन एक बैंकर साथी मेरे यहाँ पर काफ़ी बैठे हैं, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा उनके बारे में मैसेज, और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। हालांकि कहने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी बातें भी हैं। बैंकर साथी से मैं कहूँगा कि हमने 24 फाइनेंशियल ईयर 24 में 25 लाख करोड़ का एग्री क्रेडिट दिया पूरे इंडिया में, जिसमें से 15 लाख करोड़ हमारा प्रोडक्शन क्रेडिट था। लेकिन अगर पोस्ट हार्वेस्ट देखें, जिसमें कि मेनली गोड स्टोरेज ही है, वो सिर्फ 35,000 करोड़, मतलब ओनली 1.4%। ये आप इसको आप बढ़ाएं। स्कीम के बारे में अभी पांडे जी ने विस्तृत आपके से चर्चा की, ई-कून के बारे में की, प्लेस, इसमें क्रेडिट गारंटी है, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें क्रेडिट गारंटी आपको मिल गया है, जो पहले नहीं थी। एक स्टडी है, जैसे आपने रावतिया साहब ने बताया कि 1 रुपया वेयर हाउसिंग में लगेंगे तो 2.5 रुपये का इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होती है। तो ऐसे ही एक स्टडी है IIM बंगलौर का, अगर 1% अवेलेबिलिटी, अगर आपके 10 गोदाम हैं, अगर 100 गोडाउन है और आप 100 में एक और बढ़ा लेते हैं, तो आपकी जो प्राइस वेरिएबिलिटी है, वैसा जो कम करता है ना, वो 2% से कम होती है। और जो आप जब वेयर हाउस क्रिएट करते हैं तो रिटेल और होलसेल का जो डिफरेंस है वो भी ख़त्म होता है वेयर हाउस बनाने से। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं। रावतिया साहब ने जो बातें की डिसेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग की, तो मैं एक मेरा अपना मन का ख्याल था कि काश एक दिन ऐसा हो भारत में, एक गांव एक गोदाम। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज जो है, और ये मैं आज से नहीं, जब मैं कोटा में
डीडीएम था तब से मैं बोला करता हूँ कि उस दिन जो है हमारा एक दाना भी वेस्ट नहीं होगा, एक गांव एक गोडाउन बनेगा। थैंक यू। श्री भूपेश सिंघाल जी, बहुत अच्छी लास्ट में आप बात बताई। 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, उसमें हम आशा करते हैं कि हर एक गांव में एक गोडाउन ज़रूर बने। हम सब उसके साथ रहेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। आप सब यहाँ पे पधारे, इस सेशन में आपने बहुत सारी जानकारी ली, और सभी महानुभाव डिग्निटरीज आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इस बदल हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस सेशन की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात।